3 माह कबल दावणगेरे के चन्नगिरी तालुका में पेश आए कस्टोडियल डेथ के मामले में 4 एनजीओज ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है। कल यानी 30 अगस्त 2024 बरोज जुमा बेंगलुरु के प्रेस क्लब में PUCL, APCR, बहुत्व कर्नाटका और ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर कई सवालात उठाए हैं। दूसरी बात यह है कि आदिल का अरेस्ट के बारे में और उनके डेथ के बारे में CID इन्वेस्टिगेशन शुरू होके 3 महीने हो गए। 3 महीना नहीं लगना चाहिए। हमको चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन जल्दी और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में खत्म हो, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हमारे लिए भी क्लियर नहीं है, पुलिस के लिए भी क्लियर नहीं है। तो CID के इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए कि उनका अरेस्ट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनका डेथ कैसे हुआ था। मेजर डिमांड ये है कि आदिल की फैमिली को, जो कि 9 साल का उसका बड़ा बेटा है, दूसरा 7 साल का एक बेटा है, 4 साल की एक बेटी है, ये 3 बच्चे उसके हैं और उनका एजुकेशन का मामला है। और आदिल की वाइफ जो है, कोई उसे हुनर नहीं है, कोई उसके पास सलाहियत नहीं है। तो ये सलाहियत नहीं बावजूद उसे जो है एक गवर्नमेंट कुछ उसे दें। और मेन एग्जाम्पल हमें CHRC से ये बात करना चाह रहे हैं कि इमीडिएटली उनको एक कंपनसेशन उनको फराहम करें। 24 मई 2024 दावणगेरे जिले के चन्नगिरी शहर में आदिल नामी नौजवान की पुलिस हिरासत में मौत रोनुमा हुई। इसके बाद आदिल के खानदान वाले और बरहम हुजूम ने इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज किया। इस एहतजाज के दौरान पथराव और पुलिस व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया गया। चंद पुलिस अहलकार जख्मी भी हुए। एहतजाज इस बात पर था कि पुलिस ने आदिल को क्यों हिरासत में लिया, आदिल की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, इस बात को लेकर एहतजाज हुआ। चन्नगिरी के करीब एक छोटे से देहात से ताल्लुक रखने वाले आदिल पर मटके के धंधे में, गैम्बलिंग के धंधे में मुलविस होने का इल्जाम था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी करने वालों ने कहा कि एक छोटे से क्राइम के लिए किसी मुलजिम को इतनी बड़ी सजा कैसे दी जा सकती है। आदिल को अचानक हिरासत में लेने और पुलिस स्टेशन से अस्पताल पहुंचने से पहले आदिल की मौत का पेश आना कई सवालात और शक व शुबहात पैदा करता है। आदिल की मौत के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज के इल्जाम में हुई गिरफ्तारियों पर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने 6 FIR के तहत तकरीबन 300 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं। इस पूरे वाक़ये के बाद चन्नगिरी में खौफ का माहौल कायम हुआ है। रियासती हुकूमत ने इस पूरे मामले की जांच CID के हवाले की है, लेकिन अब तक CID की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं आई है। दूसरी जानिब आदिल की कस्टोडियल डेथ के बाद अब तक आदिल के खानदान को किसी भी तरह का मुआवजा, कंपनसेशन नहीं मिला है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी करने वाली इन NGOs ने कहा कि आदिल के 3 बच्चे और बीवी के लिए रोजी रोटी का मसला पैदा हुआ है, लिहाजा हुकूमत आदिल के खानदान को फौरी तौर पर बगैर किसी शर्त के मुआवजा फराहम करे और एहतजाज के बाद बेकसूर नौजवानों के खिलाफ दायर मुकदमात को वापस ले। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ಇದು ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಟೌನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರು. ಇದು May 24 ಆಗಿರೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಬಹುತ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಿಲ್ ಅವರ ವೈಫ್ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಚನ್ನಗಿರಿ ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ SP ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅವ್ರು ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು.
ಆ ಜನ ಆ ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ FIRs ಅಲ್ಲಿ 300 ಜನನ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 47 ಜನನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನ ಅದೇ ಜನ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಸ್ ಪಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಜನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇರಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಇಂದ, ಇವರು ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ APC ಅಂತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಇವರು ಅಮೇರಿಯಾ ಅಂತ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್. ನಾನು ಬಸ್ ನಿಜಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವರು ಆದಿಲ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಂತರ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿ is a very common form of gaming that happens. It's an offense that is punishable maximum by 3 months and maximum fine of 300. So as you can understand, it's a very small offense, small punishment. It's a non-cognizable offense. Non-cognizable offense means that the arrest cannot be made without the magistrate's permission. Here what happens is the police in the marketplace see Adil, they take him into custody, they bring him to the police station in a police van. He is brought to the police station in a police van. If this was a more serious offense like theft, murder, then there would be official arrest where arrest memos are signed, given to family at the spot where all the procedure are done, and these safeguards exist so that you can protect the life of and well-being of the accused. These are safeguards for the accused rights. But in this case, because it's a small offense, the police thinks that we don't need to do this paperwork, so he's just brought to the police station. And in this time, what actually happens is beyond that, because also incidentally, that one corner of the police station that Adil is brought to is the one where there is no CCTV camera off. So there are few violations here. One that when you bring somebody to the police station yourself is taking into custody. You take him to the police in the police van, bring him to the police station. It's a official detention and arrest, and there are some procedure to be followed. Here none of those are followed. He's brought to the police station on such a small offense where he should not have been given even made to come. He should have given a notice or but we can only imagine that something went wrong inside, and just we are circumstantially coming to a conclusion that something happened, that he had a heart attack or had certain medical emergency, that he died by the time he was brought to the police station, and this cannot be a coincidence is what we are saying. What happens next is in a case of a custodial death or death in custody, there needs to be an inquest by the magistrate. Here the inquest proceeding by the magistrate is closed right after the postmortem. This is also against what the law is. Law is supposed to take, the magistrate is supposed to take statements of the family members, everybody involved. Here magistrate closes the inquest as soon as the postmortem says that there is a heart attack. Heart attacks can happen because of police intimidation and violence also. It's not to say that it was a completely natural death. The state government did transfer it to the CID soon after the offense. So 24th May is when the death happens. It is transferred to the CID with the investigation of the unnatural death. Police also only registered the unnatural death after the father wrote a letter the next day. It's not even that police directly registered the offense, registered the unnatural death.
the natural death is now with the CID. It's been 3 months and 5 days, and we learned from CID that this investigation or inquiry rather has not been completed in 3 months. And what CID is supposed to do is to take statements, which they have taken statements several months ago, but they have to conclude that whether this is a case of police wrongdoing by the police station or not. And it's been 3 months that in this 3 months, there has been pressure on people there. There has been sense of hopelessness. Nobody has heard from the CID. And a case like this should not take 3 months at all, but a case like this should end up in an FIR right away. And there is so far after 3 months no FIR, no information from the government about what is actually taking place in this process. Maybe a few thousand people came to the police station on hearing the custodial death that happened, trying to find out what had gone on. In this situation, witnesses across the board all agree that out of maybe thousands of people who had come, जी हमारा 3 मेन डिमांड है। एक, जो पुलिस कस्टडी में मर गए तो उनके फैमिली के लिए इमीडिएटली अनकंडीशनल कॉम्पनसेशन देना चाहिए। अनकंडीशनल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फैमिली पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि ये साइन करो तो कॉम्पनसेशन मिलेगा, वो करोगे तो कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो हमको कॉम्पनसेशन चाहिए आदिल की पत्नी और बच्चों के लिए इमीडिएटली। दूसरी बात यह है कि आदिल का अरेस्ट के बारे में और उनके डेथ के बारे में सीआईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू होके 3 महीने हो गए। 3 महीना नहीं लगना चाहिए। हमको चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन जल्दी और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में खत्म हो, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हमारे लिए भी क्लियर नहीं है, पुलिस के लिए भी क्लियर नहीं है। तो सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए कि उनका अरेस्ट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनका डेथ कैसे हुआ था। तीसरा डिमांड ये है कि जो प्रोटेस्ट हुआ था डेथ के बाद, उसमें बहुत लोगों ने पुलिस स्टेशन पे पत्थर फेंके, लेकिन जो 6 एफआईआर में 300 लोग अक्यूज हुए हैं और 47 लोग अरेस्ट हुए हैं, उनमें से बहुत लोग इनोसेंट है। वो लोग या तो गांव में ही नहीं थे या वो पुलिस स्टेशन पे थे लेकिन पत्थर नहीं फेंके। तो इसका एसपी मैडम ने हमको बोला कि उनके पास सारे वीडियोस है तो उनको इसके ऊपर जांच ठीक तरीके से करनी चाहिए और इनोसेंट लोग और पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो एफआईआर है वो इमीडिएटली क्वॉश करनी चाहिए। थैंक यू। योर गुड नेम? ऐश्वर्या फ्रॉम पीयूसी। निजामुद्दीन यूपीसीआर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं दावनिया से हूँ। आदिल की कस्टडियल डेथ जो हुई थी उसके सिलसिले में हमें एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमारी टीम जो है 24 तारीख के बाद एक 15 दिन के बाद हमें विज़िट करे, ऑफिशियली विज़िट करके हम लोग तमाम फैमिलीज से मिले और उससे पहले भी जो वहाँ पे जो इंसिडेंट जो हो रहे थे वो तमाम को हमें वॉच करते हुए हमें देखे कि लोगों के ओपिनियंस कलेक्ट करते हुए और डिपार्टमेंट के व्यूज़ क्या हैं और साथ ही साथ लोगों वहाँ की पब्लिक के व्यूज़ और ब्यूरोक्रेट्स का अपडेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आज पेश कर रहे हैं आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेन क्या है कि आदिल को जो है एज ए गैम्बलिंग के हिसाब से पकड़े गए और वो जो है टाइमलाइन क्या है बोल के किसी को भी अपडेट सही तरह से नहीं है। ये तो चीज़ क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि 8:30 पकड़े बोल के, कुछ लोग बोलते हैं कि 7 o'clock को पकड़े बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 5 o'clock को पकड़े बोल के। तो ये जो है खुद पब्लिक में ये नहीं। एक्चुअली वो जो है लतीफ़ कैंटीन के आगे जो है थोड़ी दूर पे एक बड़ा शॉप है जबी का, वहाँ से वो थोड़ा आगे जाने के बाद उसे अरेस्ट करके लेके गए। तो वो बताते हैं कि मेरे पास अराउंड 6:45 7 को यहाँ से आगे गए, उसके बाद पकड़ के ले गए बोल के वो कुछ ऐसा बताते हैं। इसके बाद उसे लेके जाने के बाद पुलिस स्टेशन को लेके गए। पुलिस स्टेशन को लेके कहाँ पे लेके गए पता नहीं, बट वहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जब वो लो बीपी हुआ बोल के पुलिस बोलती है कि इमीडिएटली लो बीपी हुआ। अगर समझे कि कोई इमीडिएटली एक्शन करना बोले तो उससे लो बीपी कैसा होती है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो उसके बाद लो बीपी हुआ, वो वहाँ पे डेथ हुआ बोल के बोले। तो बाद में जो है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेके गए चंदेरी के, तो एक्चुअली डेथ हो गई थी। ऐसे ले जाने के बाद वहाँ से बॉडी लेके जो वहाँ के जो लोकल पीपल और
होन्ने बागी जो आदिल की वाइफ का गांव है, वहाँ से होन्ने बागी के लोग जो हैं आके आदिल के कुछ लोग बॉडी को लेके आके पुलिस स्टेशन के बाहर रख के एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ और क्या रिएक्ट हुआ वो पता नहीं। तकरीबन 11 o'clock को जो है या 10 o'clock के बाद 11 o'clock को अराउंड ये तो लाठीचार्ज भी हुई, ये भी ये शूट भी हुआ, इधर से पथराव भी फेंके। उसमें कुछ कांस्टेबल पुलिस को जो है माइनर इंजरीज भी हुए हैं और 6 जीपों को ये करे हैं, तो ये डैमेज करे हैं। तो ये डैमेज होने के बाद जो है नेक्स्ट डे जो है कंप्लीट होन्ने बागी को टारगेट करके होन्ने बागी के लोग पूरे भी अपने घरों को बंद करके चले गए। वो कंप्लीट फेयर का माहौल बनाए, कंप्लीट डर का माहौल ऐसा बन गया कि वहाँ पे होन्ने बागी में लोग ही नहीं हैं। तकरीबन 8-10 दिन जो है होन्ने बागी के लोग ही नहीं थे सिटी में। तो ये पूरे भी जितने भी लोगों को अरेस्ट करे हैं, जो 47 लोगों को कस्टडी में जो दिए हैं, वो लोग जो हैं बाकायदा उनके डेली वेजर्स हैं। वो वीकली जो है जो संगा आता है वो संगे के पेमेंट करना, ऐसे बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर भी होने लगे। ये इनके फैमिली के पूरे भी जो है इसमें थे कस्टडी में। तो यहाँ पे इनको जो है संगे के लोग, तुम्हें पता है कि संगे के लोग टॉर्चर किस तरह से करते हैं, फैमिलीज किस तरह से आके बैठ जाते हैं घर के। तो इनके औरतों को जो है हरास बहुत ज़्यादा होने का, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करे। तो उसके बाद आफ्टर डेट हमें एसपी को बात करें, एसपी मैडम ने क्या उनके संगे के जो लोग हैं हमें उनको 1 महीने का वे के वास्ते में ये करते हैं बल्कि बोले। और वो जो हमें बात किया आफ्टर 1 मंथ के बाद। तो पहले जो है उन्होंने हरास जो हुए फैमिली बहुत ज़्यादा हरास हुई, उसमें कई फैमिलीज़ के जो हैं वो कस्टडी में रहने के बाद जो 3 लोगों के वाइफ के डिलीवरी भी है, उनके अखराजात उनके एक्सपेंसेस से वो कोई भी देखे नहीं। कितने लोग कस्टडी में? टोटल 47 लोग थे, 43 to 46 डेज जो है वो कस्टडी में थे। उसके बाद पूरे रिलीज हुए। उनकी बेल के वास्ते भी उनके पास पैसा नहीं है, ऐसे लोग थे। बहुत से प्रॉब्लम्स आगे वो फेस करें, सब लोग रिलीज हुए। उसके फौरी बाद जो है और एक 43 लोगों की जो लिस्ट सिटी में फैला दिए कि इनके आधार कार्ड इनके डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ बोल के। और ये छोड़ के ये 43 प्लस ये 47 प्लस 43 लोगों का, वो 43 लोग तो वहाँ पे नीचने हैं। ऐसे लोगों के भी जो लिस्ट में नाम आए, तो वो पता नहीं कि वो लोग बोल रहे हैं, हम लोग जो इसके फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं। तो लोग बता रहे हैं कि वो तो लोग नहीं हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने वो इंसिडेंट में नहीं है। इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनका सीसीटीवी कैमरा जो है दूसरी जगह का ऑलरेडी कवरेज हो रहा है, उन्होंने जो बैठे हैं वो सिचुएशन पे। और कुछ लोगों के सीसीटीवी कैमरेज, घरों के सीसीटीवी कैमरेज उनके पास हैं, जो उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों उन्होंने अपना ये बोल रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं कि हम कम्प्लीटली हमें वहाँ पे नहीं थे इंसिडेंट की जगह पे, और ये अननेसेसरी हम लोगों को हरास करके ये करें, टॉर्चर करें। तो हम लोग मेजर डिमांड ये है कि आदिल की फैमिली को, जो कि 9 साल का उसका बड़ा बेटा है, दूसरा 7 साल का एक बेटा है, 4 साल की एक बेटी है, ये 3 बच्चे उसके हैं और उनका एजुकेशन का मामला है। और आदिल की वाइफ जो है कोई उसे हुनर नहीं है, कोई उसके पास सलाहियत नहीं है। तो ये सलाहियत नहीं बावजूद उसे जो है एक गवर्नमेंट कुछ उसे दें। और मेन एग्जांपल हमें CHRC से ये बात करना चाह रहे हैं कि इमीडिएटली उनको एक कंपनसेशन उनको फराहम करें, और उनको जो भी टॉर्चर से इलीगल जो आ रहे हैं उसे जो रोकें, क्योंकि बहुत से ज़्यादा वो भी फैमिली फेस करें कुछ टॉर्चर्स, और कुछ वहाँ के कम्युनिटी लीडर्स भी एक अलग तरह का टॉर्चर फेस कर रहे हैं। तो इस तरह का वहाँ पे हुआ है और कंप्लीट पैनिक का शहर बन गया, और कोई भी जो है बात करने के वास्ते तैयार नहीं है। रिसेंटली कोई कांग्रेस लीडर्स आए थे क्या? हाँ, ये तो कुछ वहाँ के लोकल लीडर्स थे। इवन जो है होम मिनिस्टर, जैसा हमें कंप्लेंट CHRC को करें, तो 5 डेज में जो है होम मिनिस्टर आए थे। होम मिनिस्टर 2 बार विजिट करे, और वहाँ के जो है हमारे SS मल्लिकार्जुन जो हालिया MLA भी हैं और अभी मिनिस्टर भी हैं, तो उन्हें भी वहाँ पे विजिट करे, और वहाँ के शिवगंगा बसराज भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें इन चीज़ों को। और वहाँ पे डिमांड उन्होंने भी पुलिस के वास्ते माइनॉरिटी कमीशन कुछ कदम उठाया इस मामले में? माइनॉरिटी कमीशन जो है बस विजिट क्या है, अब तक तो हम लोगों को कोई रिकॉर्ड उनसे नहीं मिला है।
माइनॉरिटी और माइनॉरिटी कमीशन को भी हम लोग जो है एज एपी से हमें लेटर भी भेजे थे और कोई उसके ऊपर भी तहकीक नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो उसके बाद जो है जस्ट हम लोगों को पता चला कि ऐसा उबैदुल्ला साहब और दूसरे माइनॉरिटी के लीडर्स वहाँ पे आ रहे हैं बोल के, बट उन्होंने आए, विजिट करे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। उसके बाद कोई एक्शन प्लान नहीं हुआ है।